हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम डिमांड टॉपिक अपना पढ़ रहे थे और डिमांड के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो लास्ट लेक्चर में हमने ली थी। थोड़ा सा आज आगे बढ़ेंगे और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में क्लियर करेंगे। जहां पे हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 2.29 पे आप आइए और यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डिमांड फंक्शन, बेसिकली फंक्शन क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। व्हाट इज फंक्शन, आखिर क्या होता है फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन, ये दिख रहा है फंक्शन आपको। डिमांड ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स एम पी वाई पी सी टी ए। ये जो एफ वर्ड है ये है फंक्शन। एंड व्हाट इज फंक्शन? इकोनॉमिक्स में जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उनमें फंक्शनल रिलेशन होते हैं। फंक्शनल रिलेशन मींस एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे पे शो करते हैं हम। इजी वे में कहूं तो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। हम एक सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ेंगे आज, लेकिन उससे पहले डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस एंड प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, और दोनों में होता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वहां पर प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लॉ ऑफ डिमांड सेज व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस। तो क्या हुआ यहां पे? क्या हुआ? प्राइस ने इफेक्ट किया, किसको इफेक्ट किया? डिमांड को। प्राइस इफेक्ट कर रही है किसको? डिमांड को। यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पे दो वेरिएबल्स थे, एक था प्राइस एक था डिमांड, और प्राइस ने इफेक्ट किया किसको? डिमांड को। तो दोनों का फंक्शनल रिलेशन हो गया। कि फंक्शनल रिलेशन क्या है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो इफेक्ट कर रहा है किसको? डिपेंडेंट वेरिएबल को। When price decreases, demand increases, price increases, demand decreases. तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? प्राइस। And the dependent variable is demand. So price और demand के रिलेशन को हम फंक्शनल रिलेशन से शो करते हैं, और बेसिकली F जो यहाँ पे वर्ड है वो फंक्शन के लिए यूज होता है। और फंक्शन को याद रखिएगा, फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। द फर्स्ट वन इज independent variable and second one is dependent variable. So the relation between independent and dependent variable is function. So यहां पर बताया गया dx, demand of x. Demand of x is the quantity demanded of product x. x की डिमांड है, फंक्शन है, मींस डिपेंडेंट है किस किस चीज पर? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सबसे पहले कमोडिटी की जो प्राइस है उससे इफेक्टेड है। उसके बाद मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, बिल्कुल इनकम का इफेक्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो वो भी कहीं ना कहीं डिमांड को इफेक्ट करती है। उसके बाद प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था, वो चीजें जो आप एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, लाइक पेप्सी एंड कोक, tea and coffee are substitute. And then price of its complementary goods, याद है complementary? complementary थी अभी कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होगा? क्या इफेक्ट होगा? कार की डिमांड पे, ऑटोमोबाइल की डिमांड पे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, एग्जैक्टली। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या हैं? एंड देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। बेसिकली आज का टाइम तो एडवर्टाइजमेंट का ही टाइम है, और एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है डिमांड को, कहीं ना कहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। कौन? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से ही हमें पता लगाना होता है कि किस चीज़ की प्रोडक्ट इंक्रीज होगी और किसकी डिक्रीज। जिसका टीवी पर ऐड आता है, भैया नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जो दिखता है वो बिकता है। तो एडवर्टीजमेंट तो इफेक्ट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एडवर्टीजमेंट। सो बेसिकली ये सारे डिटरमिनेंट्स हैं किसके? डिमांड के। सो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स एम पी वाई पी सी टी ए। सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स, देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये सारे के सारे
इफेक्ट करते हैं किसको? डिमांड को। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे आज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जिन लोगों ने 12th में इको पढ़ी हुई है उनके लिए शायद सबसे इजी चीज है ये लॉ ऑफ डिमांड। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए भी इजी हो जाएगी। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या कह रहा है आपसे? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, एंड प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, एंड प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। सो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स क्या है? यहां पे इक्वल हैं, और अदर थिंग्स जब इक्वल हैं तो उसका क्या इंपैक्ट यहां पर होगा? If the price of a commodity falls, the quantity demanded of it will rise, and if the price of commodity rises, its quantity demanded will decline. प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, और प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप एक कंज्यूमर है, मार्केट में अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो क्या होगा? देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आखिर कहने की कोशिश क्या की जा रही है। कहने की कोशिश ये की जा रही है व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। क्यों हुआ ऐसा? आखिर क्या रीजन था ऐसा होने का? रीजन, कुछ रीजन तो होगा, क्या रीजन है? तो यहां पर एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, उस वर्ड को याद रखिएगा, और वो वर्ड है रियल इनकम। रियल इनकम, रियल इनकम। तो हमारी इनकम जो है ना वो दो होती है, एक हमारी मॉनिटरी इनकम होती है, एक हमारी रियल इनकम होती है। एक कौन सी? मॉनिटरी, एक कौन सी? रियल। दोनों में डिफरेंस क्या है क्लियर करते हैं। आपको जो सैलरी मिलती है ना मंथली, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी आपको सैलरी मिलेगी या मिलती है, बेसिकली वो आपकी मॉनिटरी इनकम होती है। कौन सी इनकम है? मॉनिटरी इनकम। बट रियल इनकम क्या चीज है? हम बात कर रहे हैं कि भैया रियल इनकम भी एक चीज होती है, और रियल इनकम इफेक्ट करती है डिमांड को एग्जैक्टली डायरेक्टली। सो रियल इनकम मींस परचेजिंग पावर। Real income means purchasing power. When price increases, then purchasing power decreases and demand also decreases. And when price decreases, then purchasing power increases and demand also increases. तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका हुआ? रियल इनकम का। आप खुद कंज्यूमर हैं, आपको पता है आपकी जेब में 100 रुपए, एक टॉफी 5 रुपए की आती है, 100 रुपए की कितनी आएगी? 20 आएगी। वही टॉफी 1 रुपए की हो जाए तो 100 आएगी। आपके पास पहले भी 100 रुपए थे और आज भी 100 रुपए। मॉनिटरी इनकम जो है उसको हमने कांस्टेंट माना। यहाँ पे मॉनिटरी इनकम चेंज नहीं हो रही है आपकी, जो चेंज हो रही है कौन सी इनकम चेंज हो रही है? रियल इनकम। एंड रियल इनकम इज परचेजिंग पावर। रियल इनकम मींस परचेजिंग पावर। सो जब प्राइस डिक्रीज होती है, जैसे आपने देखा कि आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में टॉफी आ रही है 5 रुपए की, एक चॉकलेट है 5 रुपए की आ रही है, आप 100 रुपए लेके गए, उसने आपको 20 चॉकलेट दे दी कि भैया चॉकलेट ले जाओ। अब वही टॉफी, वही चॉकलेट 1 रुपए की हो जाती है, प्राइस डिक्रीज हो जाती है, तो वही 100 रुपए अब आपको 100 चॉकलेट दिलाएंगे। मॉनेटरी इनकम पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है, लेकिन रियल इनकम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। एंड व्हाट इज रियल इनकम? रियल इनकम इज परचेजिंग पावर। सो व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, जैसे प्राइस हो गई 5 to 1, तो आपकी परचेजिंग पावर हो गई 20 to 100। 100 रुपए से पहले 100 रुपए की टॉफी कितनी आ रही थी? 20। अब कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 100। सो मैटर करता है ना, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन परचेजिंग पावर इंक्रीजेस एंड डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। एंड व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, वही टॉफी अब कितने की हो गई? 10 रुपए की हो गई। कितनी आएगी? 100 रुपए की। अब 100 रुपए की वही टॉफी आएगी 10, जो अब तक कितनी आ रही थी? 20, जब 5 रुपए की थी। तो 5 रुपए की थी तो आ रही थी 20, 10 रुपए की हो गई तो आएगी 10, क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं, 100 रुपीज। टॉफी 5 रुपए की आ रही है, प्राइस है 5, तो कितनी क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं? 20। अभी भी 100 रुपीज ही हैं। टॉफी 1 रुपए की हो गई, 1 रुपी। कितनी परचेस कर पा रहे हो? 100। और यही टॉफी अगर 20 रुपए की हो गई तो कितनी आएगी? सिर्फ 5, क्योंकि अभी भी आपके पास कितने रुपए हैं? 100, 100, 100 एंड 100, तीनों केस में 100 रुपीज आपके पास। सो जैसे प्राइस डिक्रीज हो गई, यहां पे प्राइस डिक्रीज हो गई तो परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गई और डिमांड भी इंक्रीज हो गई।
और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी परचेसिंग पावर डिक्रीज होगी, डिमांड भी क्या हो गई, डिक्रीज। सो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने का इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजन जो है वो क्या है, हमारी रियल इनकम। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि मॉनेटरी इनकम क्या है और रियल इनकम क्या है। मॉनेटरी इनकम आपकी जो मंथली इनकम है, सैलरी है, वो आपकी मॉनेटरी इनकम है। रियल इनकम आपकी परचेसिंग पावर है, परचेसिंग पावर। सो परचेसिंग पावर इज रियल इनकम। सो आइए हम बात करते हैं हमारे लॉ ऑफ डिमांड की। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, क्योंकि जब तक ये इक्वल नहीं रहेंगे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। जो डिटर्मिनेंट्स आपने अभी पढ़े थे अगर वो इफेक्ट करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो सकता। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को ले लीजिए, हैबिट को ले लीजिए। एक आदमी की हैबिट है उसे एक्स गुड परचेज करनी है, हैबिट है उसकी, तो क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होगी तभी परचेज करेगा, इंक्रीज होगी तभी तब तो परचेज कर ही रहा है वो। तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसकी हैबिट है। तो हैबिट के केस पे तो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। तो हमने यहाँ पे पहला जो सेंटेंस यूज किया ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज, and if the price of commodity rise, its quantity demanded will decline. So there is inverse relation between price and demand. Ceteris paribus. Ceteris paribus क्या होता है? What is ceteris paribus? So ceteris paribus means keeping other factors constant. ये पूरा सेंटेंस आप यूज नहीं करना चाहते, इतना बड़ा सेंटेंस है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सब यूज नहीं करना, सिंपल यूज करना है। क्या? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो उसकी जगह इतना लंबा सेंटेंस यूज करने के बजाय क्या यूज कर सकते हैं आप, सेट्रिस पेरिबस। क्या यूज कर सकते हैं, सेट्रिस पेरिबस मीन्स कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसका मीनिंग है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो यहां पर क्या क्या कांस्टेंट किया गया वैसे तो मैं क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। सबसे पहले प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंसेस, ये सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन सबको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट। ये सारे फैक्टर जो कहीं ना कहीं डिमांड को इफेक्ट करते हैं या इफेक्ट कर सकते हैं, इनको हमने किया कांस्टेंट। तब सिर्फ एक ही फैक्टर बचेगा जो डिमांड को इफेक्ट करेगा, और वो कौन सा फैक्टर है, वो है फैक्टर है प्राइस। सो जब प्राइस की बात आ गई तो फिर सिर्फ प्राइस ही इफेक्ट करेगी किसको, डिमांड को। सो इस केस में व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, एंड प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, बट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट में ceteris paribus। तो प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को शो करता है लॉ ऑफ डिमांड। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं इनको क्लियर करते हैं। क्या कह रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल डिफाइन द लॉ। कैसे इन्होंने डिफाइन किया है, द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस। अगर आपको ज्यादा बेचना तो प्राइस क्या करनी पड़ेगी, आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो यहां पर बिल्कुल साफ साफ इन्होंने कहा, इन अदर वर्ड्स द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद ए फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस विद ए राइज इन ए प्राइस। बिल्कुल एक कंज्यूमर के लिए ये सोचना और ये एक्सेप्ट कर लेना बहुत आसान चीज है, आप भी कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। क्यों हुआ ऐसा, प्राइस और डिमांड के नेगेटिव रिलेशन को लेकर ऐसा क्यों हुआ, वो चीज़ आपके सामने है। सो लॉ ऑफ डिमांड को हम एक शेड्यूल और डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। आइए एक टेबल बनाते हैं और एक डायग्राम और टेबल बना के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। आपको नेगेटिव रिलेशन शो करना है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपकी प्राइस है और ये आपकी डिमांड है। प्राइस है 5 4 3 2 1। प्राइस क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज। तो डिमांड 10 20 30 40 50। डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज। प्राइस हो रही है डिक्रीज, डिमांड हो रही है इंक्रीज। तो प्राइस हो गई डिक्रीज और डिमांड हो गई इंक्रीज। ये आ गया आपका डिमांड और ये आ गया आपका प्राइस। डिमांड एंड प्राइस। डिमांड यहां पर 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। प्राइस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। काफी टाइम से
आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं बेसिकली, जिन्होंने 11 12 में को पढ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके बेसिक यहां पे क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उन लोगों से है जिन्होंने 12th में इको पढ़ी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या डिस्कशन यहां पे हो रहा है। मैंने डिमांड डायग्राम बनाने की कोशिश की, मैंने OX पे शो किया डिमांड को और OY पे शो किया प्राइस को। ये हमारा OX एक्सेस होता है और ये हमारा OY एक्सेस होता है। तो ये हमारा OX एक्सेस है, ये हमारा OY एक्सेस है, और यहां पे हमने डिमांड को शो किया है OX पे और प्राइस को शो किया है OY पे। आखिर ऐसा क्या रीजन है कि प्राइस को हमने लिया है OY पे और डिमांड को OX पे? कोई इसके लिए कोई पर्टिकुलर रीजन है, कोई वजह है, कोई यहां पे मैटर कर रहा है, या सिर्फ मर्जी चल रही है हमारी? तो कोई भी चीज अपनी मर्जी से चलती नहीं है इकोनॉमिक्स में, कोई ना कोई लॉजिक उसके पीछे जरूर होता है। तो जब आप डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाने का बेसिक लॉजिक, बेसिक रीजन मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और आई थिंक इसके बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे। इस डायग्राम को देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिमांड OX पे और प्राइस OY पे, जबकि हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको देख के मेरे दिमाग में आएगा कि OX पे शो करते होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को और OY पे शो करते होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। जिन लोगों ने पहले को पढ़ी हुई है वो शायद इस चीज को समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी हो समझ जाएंगे बहुत जल्दी। तो डिपेंडेंट आएंगे OX पे और इंडिपेंडेंट आएंगे OY पे। यहां पर मैं उन बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिन्होंने 12th में 11th में इको पढ़ी है कि अगर OX पे डिपेंडेंट और OY पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं तो फिर जब हम प्रोडक्शन का डायग्राम बनाते हैं तो इनपुट OX पे और आउटपुट OY पे क्यों आते हैं? एनी रीजन? अब इनपुट कहां गया? OX पे, आउटपुट कहां गया? OY पर। ऐसा कैसे हो गया? इनपुट तो इंडिपेंडेंट है ना, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट्स। अरे भैया आउटपुट तभी तो होगा जब इनपुट होगा, इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट कहां से आएगा? तो यहां पे इंडिपेंडेंट कौन था? कौन था इंडिपेंडेंट? इनपुट। डिपेंडेंट कौन था? आउटपुट। तो फिर ये OX पे इंडिपेंडेंट, OY पे डिपेंडेंट कैसे आ गया? तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं क्लियर कर देता हूं। डायग्राम बनाने के लिए इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल है, उसको कभी मत भूलिएगा। जब भी डायग्राम बनाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा OX पे होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा OY पे होंगे। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिमांड और प्राइस के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? डिमांड और प्राइस के केस में भी ऐसा ही होना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं हुआ? क्या रीजन रहा कि यहां पर ऐसा नहीं हो पाया? एंड रीजंस तो मैं क्लियर करता हूं आपको। जिन लोगों ने पहले ही को नहीं पढ़ी है वो भी यहां पे समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई नई चीज या कोई अजीबोगरीब चीज डिस्कस नहीं हो रही यहां पे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए देखते हैं। आज आप इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक को क्लियर करने जा रहे हैं। बेसिकली डिमांड और सप्लाई, ये दो हमारी मार्केट फोर्सेस होती हैं, जैसा कि लास्ट चैप्टर में बताया गया। और मार्केट फोर्सेस मिलकर डिसाइड करती हैं किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस। ये जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बहुत आसानी समझ पाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। जब हम अपने डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे उसके बाद आप जान पाएंगे कि कैसे ये प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। तो डिमांड सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे डिमांड और सप्लाई किसी प्रोडक्ट की सेम होती है, इक्वल होती है, वहीं पे डिसाइड होती है उसकी प्राइस। तो प्राइस नॉर्मली हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होती है क्योंकि प्राइस खुद डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई से। तो जब प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है, डिटरमाइन होती है, तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुए? डिमांड एंड सप्लाई। और इंडिपेंडेंट कौन हुआ यहां पे? इंडिपेंडेंट कौन? डिमांड एंड सप्लाई। तो डिपेंडेंट कौन हुआ? प्राइस। तो यहां पर प्राइस हो गई डिपेंडेंट और डिमांड और सप्लाई हो गए इंडिपेंडेंट, क्योंकि डिमांड और सप्लाई ने मिलकर डिसाइड किया किसको? प्राइस को। तो मैंने रूल कभी चेंज नहीं किया और इकोनॉमिक्स अपने रूल्स कभी चेंज करता भी नहीं है। हमारा एक ही रूल है डायग्राम बनाने का, और डायग्राम बनाने का इकलौता रूल यह है
कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहां पे आएंगे, ओ वाई पे आएंगे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा कहां पे आएंगे, ओ एक्स में। पर्टिकुलर एक चैप्टर में डिमांड या सप्लाई डिपेंडेंट हो गई, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि डिमांड सप्लाई डिपेंडेंट होते हैं। डिमांड सप्लाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। कौन से वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिमांड और सप्लाई, क्योंकि दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं क्या, प्राइस। तो प्राइस यहां पर हो गया हमारा कौन सा वेरिएबल, प्राइस कौन सा वेरिएबल हुआ यहां पे। नॉर्मली प्राइस क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, इसलिए हमेशा कहां शो होती है, ओ वाई पर। और डिमांड सप्लाई क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए कहां पे शो होते हैं, ओ एक्स पे। तो ओ एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट और ओ वाई पे आएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, हमेशा काम आएगा जब भी डायग्राम बनाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब डायग्राम बनाएं तो दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा कहां पे शो होगा, ये यहां पे क्यों आया और वो वहां पे क्यों आया, यहां पे डिपेंडेंट वहां पे डिपेंडेंट। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ओ एक्स पे हम शो करते हैं हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओ वाई पे करते हैं डिपेंडेंट। बस पर्टिकुलर इसी टॉपिक में आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट है और डिमांड डिपेंडेंट है, बट नॉर्मली प्राइस हमेशा डिपेंडेंट होती है किस पे, डिमांड और सप्लाई पे। तो आइए अपना डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया डिमांड और ये हो गई आपकी प्राइस, और डिमांड है आपकी 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, प्राइस है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। When price is 5, demand is 10. At 4, it's 20, 3, 30, 2, 40, 1, 50. So ये आपका डिमांड कर्व हो गया, डी डी डाउनवर्ड स्लोपिंग, डी डी डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। एक डायग्राम बना हुआ आ गया ऐसा, यहां पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, डिमांड है, सप्लाई है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं है, ना ओ एक्स पे कुछ है ना ओ वाई पे कुछ है। और आपसे पूछा गया कि इस डायग्राम का शेप क्या है, इस डायग्राम का शेप बताइए, डायग्राम का शेप क्या है। तो डायग्राम का शेप कैसे बताएंगे आप, तो यहां पे ऑप्शन दिए होंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं। तो आपसे पूछा गया भैया इस डायग्राम का शेप क्या, ऑप्शन दे दिया आपको, ध्यान सुनिएगा। ऑप्शन पहला ऑप्शन है डाउनवर्ड टू द राइट, ऑप्शन बी है अपवर्ड टू द लेफ्ट, डाउनवर्ड टू द राइट, अपवर्ड टू द लेफ्ट, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। क्या होगा, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। रिपीट करता हूं, ये डायग्राम बना हुआ है और आपसे ऑप्शन पूछा गया। पहला ऑप्शन कह रहा है डाउनवर्ड टू द राइट, दूसरा कह रहा है अपवर्ड टू द लेफ्ट, सी कह रहा है बोथ, डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। क्या नाम दूं इसको मैं, बताइए, जोर डालिए दिमाग पे, क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड टू द राइट और अपवर्ड टू द लेफ्ट या बोथ। तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे बोथ, डाउनवर्ड भी तो है और अपवर्ड भी तो है, दोनों ही तो है। सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां, स्टेयर्स, नीचे जाती है ऊपर भी आती है, दोनों हो गई ना, होनी चाहिए ना, नहीं नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये स्टेयर्स नहीं है, ये डायग्राम है। और डायग्राम का बेसिक रूल ये कहता है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डाउनवर्ड टू द राइट। कोई भी डायग्राम स्टार्ट होता है इस जीरो से, ये हमारे डायग्राम का बेस पॉइंट होता है, बेसिक पॉइंट होता है। और यहां पे हम बात करेंगे कि ये ओरिजिन पॉइंट जो हमारा है, जीरो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट से जब ये डायग्राम स्टार्ट हो रहा है तो शुरू में यहां पर है, और बाद में कहां जा रहा है, ये धीरे 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 कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, यहां पे जा रहा है। तो दैट इज डाउनवर्ड टू द राइट। तो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर कर लेना है इस डायग्राम को देखने के बाद। कोई भी डायग्राम डिक्रीज होगा तो डाउनवर्ड टू द राइट, और इंक्रीज होगा तो अपवर्ड टू द राइट। डाउनवर्ड टू द राइट एंड अपवर्ड टू द राइट, ये दो ऑप्शन इकोनॉमिक्स में होते हैं। ये डाउनवर्ड टू द लेफ्ट और अपवर्ड टू द लेफ्ट, ये अपवर्ड टू द लेफ्ट और डाउनवर्ड टू द लेफ्ट के ऑप्शन इकोनॉमिक्स में नहीं होते हैं। इको इससे कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक्स में डायग्राम एक ही बेस पे बनेगा, या तो डाउनवर्ड टू द राइट और या फिर अपवर्ड टू द राइट, बस यही ऑप्शन होते हैं मेरे पास। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, डाउनवर्ड टू द राइट, दूसरा क्या हुआ, अपवर्ड टू द राइट। तो बस यहीं पे ध्यान रखिएगा। तो इकोनॉमिक्स में जब ये रूल है तो डिमांड भी इसी बेस पे चलेगा। अब इस डिमांड कर्व को देखें तो इसको सबसे पहले नाम दिया गया डाउनवर्ड टू द राइट, ऑप्शन दूसरा नाम दिया गया इसको नेगेटिव स्लोप। अब ये प्लस माइनस का रिलेशन समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर जगह पे काम आने वाला है। तो मैथ्स का सिंपल सा रूल होता है, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस।
तो इकोनॉमिक्स में नेगेटिव रिलेशन तब होते हैं जब एक इंक्रीज हो और एक डिक्रीज हो, एक तो हो डिक्रीज और एक हो इंक्रीज। तो एक इंक्रीज हुआ तो प्लस हो गया, डिक्रीज हुआ तो माइनस हो गया, एंड प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस। तो प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस पे चलना है अपन को, ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस प्लस इक्वल्स टू प्लस, एंड प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा, ये डिमांड कर्व आपका है और डिमांड कर्व के रिलेशन को आपने देख ही लिया है। आगे चलते हैं, यहां पर वापस वही डिमांड शेड्यूल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है। प्राइस 5 4 3 2 1, डिमांड 10 15 20 35 60। वापस वही कहानी है, एक इंक्रीज हो गया एक डिक्रीज हो गया। प्राइस यहां पे इंक्रीज हो गई, डिमांड यहां पे डिक्रीज हो गई, रिलेशन हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव रिलेशन है तो डिमांड कर्व का स्लोप भी देख लीजिए आप कि डिमांड कर्व का स्लोप क्या होगा, कैसा होगा हमारा डिमांड कर्व। तो आइए चलते हैं डिमांड कर्व पे, और ये रहा आपका डिमांड कर्व। क्या शो किया गया OX पे? OX पे आया क्वांटिटी डिमांडेड, OY पे क्या आ गया आपका प्राइस। याद रखिएगा, यहां पे भूल मत जाइएगा इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है। तो यहां पे इंडिपेंडेंट कौन और डिपेंडेंट कौन बिल्कुल याद रखना है आपको। सो क्वांटिटी डिमांडेड यहां पे इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ डिमांड में डिपेंडेंट है, लेकिन नॉर्मली डिमांड और सप्लाई इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि वो मिलकर डिसाइड करते हैं प्राइस को। तो यहां पर ये नेगेटिव रिलेशन हो गया, और यहां पे जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल भी आप बना सकते हैं, वैसे डायग्राम आपको बनाने नहीं है, ये चीज़ बेसिकली आप पहले क्लियर कर चुके हैं। एग्जाम में डायग्राम बनाना हमारा काम नहीं है और हमें डायग्राम बनाने भी नहीं है। तो यहाँ पर हम तीन यहाँ पे कंज्यूमर ले रहे हैं PQR, और तीनों की डिमांड को ऐड करके हम मार्केट डिमांड कर्व बना रहे हैं। बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बहुत इजी है, लेकिन वैसे डायग्राम आपके काम के नहीं है क्योंकि डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने नहीं है। हाँ, लेकिन डायग्राम याद जरूर रखिएगा क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको डायग्राम बनाने आएंगे। अगर आपको डायग्राम बनाने आए ही नहीं तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। इसलिए डायग्राम को ध्यान से समझ लीजिए, डायग्राम क्या है, क्यों है, किस लिए हैं, कैसे डायग्राम बनाने हैं और कैसे टेबल बनानी है। तो यहाँ पर हम मार्केट डिमांड कर्व को भी एक बार दोबारा क्लियर कर लेते हैं। आइए चलते हैं मार्केट डिमांड पर। तो हमने मान लिया कि मार्केट में टोटल कंज्यूमर हैं 3, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। तो ये आपकी मिस्टर ए की डिमांड है, एज डिमांड। ये आपके मिस्टर बी हैं, उनकी डिमांड है। ये आपके मिस्टर सी हैं, उनकी डिमांड है। और तीनों की डिमांड को जोड़ेंगे तो आपकी मार्केट डिमांड आ जाएगी, मार्केट डिमांड। कंज्यूमर से क्रिएट करेंगे डिमांड, डिमांड का रिलेशन किससे? कंज्यूमर से। एंड प्राइस 5 4 3 2 एंड 1। अब बेसिकली प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड तो इंक्रीज होगी। डिमांड हो गई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सो बी की डिमांड 2 3 4 5 6 इंक्रीज होगी ना। बेसिकली प्राइस डिक्रीज हुई है तो चाहे मिस्टर ए हो या मिस्टर बी हो, लॉ ऑफ डिमांड तो ऑपरेट होता ही होता है। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। सो मिस्टर सी 3 4 5 6 7, तीनों की डिमांड को ऐड कर देते हैं हम, क्या आ जाएगी हमारी मार्केट डिमांड। तो 3 2 1 कितना हो गया? 6 4 3 7 2 9 9 3 12, ये हो गया आपका 11 और 4 आपका 15, और ये हो गया आपका 18। ये बन गया आपका मार्केट डिमांड। शो करेंगे मार्केट डिमांड को। और अगर डायग्राम बनाना ही है तो फिर पूरा ही बनाते हैं। बुक में तो सिंगल दिया हुआ मार्केट डिमांड डायरेक्ट शो कर दिया, हम तो यहाँ ABCMD सब शो करेंगे हम यहाँ पे। आइए चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और इससे डिफरेंस भी तीनों का क्लियर हो जाएगा कि ए की डिमांड कहाँ है, बी की डिमांड कहाँ है, सी की डिमांड कहाँ है, और मार्केट डिमांड उससे कैसे रेडी हो रही है। तो यहाँ पे प्राइस हो गई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। डिमांड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 to 18 तक आपको जाना है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं 3 6 9 12 15 एंड 18। रेडी।
स्टार्ट करते हैं एज डिमांड। तो 5 रुपये प्राइस पर ए की डिमांड कितनी है? 1। तो ये 3, ये 2 और ये 1, ये आपने मार्क किया यहाँ पे। देन 2, सो ये हो गया आपका 2, देन 3, ये हो गया आपका 3, देन 4, ये हो गया आपका 4, एंड देन 5, ये हो गया आपका 5, और ये हो गई मिस्टर एज डिमांड। एज डिमांड रेडी। बी स्टार्ट करेंगे 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। किसकी डिमांड आ गई है? मिस्टर बीज डिमांड। सीज डिमांड पे चले हैं तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3, 3, 4, 5, 6, 7। किसकी डिमांड है? मिस्टर सीज डिमांड। मार्केट डिमांड कितना है? स्टार्ट करेंगे 6, 9, 12, 15, 18। तो ये आपका मार्केट डिमांड। सो ए बी सी और उसके बाद कौन सी डिमांड? मार्केट डिमांड। आप देख सकते हैं कि तीनों को ऐड करके जो डिमांड आपने बनाई है वो आपकी मार्केट डिमांड है, और यहीं पर बताने की कोशिश की गई है इस मार्केट डिमांड की, जहां पे डायरेक्ट बनाया गया है मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड कैसे बनाते हैं वो भी यहां पे क्लियर हो चुका है, और आपको बिल्कुल क्लियर करना है। तो मार्केट डिमांड से थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यहां पर टॉपिक आता है व्हाई डज लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। आखिर क्यों ऑपरेट होता है लॉ ऑफ डिमांड? क्लियर करते हैं इसको। क्यों, क्या रीजन था लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेट होने का? क्या रीजन था? जानिए क्या रीजन था। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? डीएमयू। डीएमयू एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। प्रोफेसर मार्शल का कॉन्सेप्ट है डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज ए कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी कंटिन्यूअसली। अगर आप एक ही चीज को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होता है? भूख लगती है ना आपको, क्या करते हो आप लोग? खाना खाते हो। जब बहुत जोर से भूख लग रही है और पहली चपाती कंज्यूम करते हैं, सेटिस्फैक्शन कम मिलता है कि ज्यादा मिलता है? ऑब्वियसली ज्यादा ही मिलता है। दूसरी चपाती खाते सेटिस्फैक्शन क्या मिलता है? कम मिलता है। थर्ड पे और कम मिलता है। 4 पे बोले बस बहुत हो गया, सफिशिएंट है। उसके बाद कंज्यूम कर देंगे हम लोग, और उसके बाद कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? उसके बाद कंज्यूम करेंगे तो यहां पर सिंपल सी बात है कि अगर ज्यादा कंज्यूम करने की बारी आई तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, और सैचुरेशन पॉइंट के बाद हम कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि उसके बाद कंज्यूम करने के बाद जो नुकसान है, खामियाजा है, वह हमें भुगतना पड़ता है। और क्या है वो खामियाजा? देख लेते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि ज़्यादा कंज्यूम करने से क्या खतरे, क्या नुकसान, क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो समझने की कोशिश करेंगे हम और देखेंगे कि आखिर कैसे ये प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है। वैसे तो सभी जानते हैं ज़्यादा कंज्यूम करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई नई चीज़ नहीं है कि आप नहीं जानते हैं कि ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं। तो ये कुछ क्वांटिटी है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब जो लोग फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यूटिलिटी उनके लिए एक नया वर्ड है। तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको समझा दूं कि क्या है यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। हम किसी भी चीज को कंज्यूम क्यों करते हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं किसी भी चीज को कंज्यूम क्यों करता हूं? क्योंकि उससे मुझे मिलता है सेटिस्फैक्शन। मैं किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहा हूं सेटिस्फैक्शन के लिए, बिकॉज आई वांट सेटिस्फैक्शन, मुझे चाहिए सेटिस्फैक्शन। तो मैं कंज्यूम किसके लिए कर रहा हूं? सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूं। भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। क्या मिला? सेटिस्फैक्शन। गर्मी लग रही है, एसी चालू कर दिया, क्या मिला? सेटिस्फैक्शन। सर्दी लग रही है, वुलन्स पहन लिए, क्या मिला? सेटिस्फैक्शन। तो कोई भी चीज क्यों कंज्यूम करते हैं हम? बहुत जोर से प्यास लग रही है, गला सूख रहा है हमारा, और पानी पी लिया, पानी पिया तो क्या मिला? सेटिस्फैक्शन। सो बेसिकली सेटिस्फैक्शन क्या चीज है? सेटिस्फैक्शन है वांट सेटिस्फाइंग पावर, कि आपकी जो वांट है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसको हमने नाम दिया सेटिस्फैक्शन।
और किसी भी चीज को कंज्यूम करने से अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज यूटिलिटी. सो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी. किसी भी चीज को कंज्यूम करने से अगर कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसको कहते हैं यूटिलिटी. और ये जो वर्ड है मार्जिनल वर्ड, बहुत साथ चलने वाला है आपके. मार्जिनल टोटल हम यूटिलिटी में पढ़ेंगे इसको और वहां पे डिटेल से बताएंगे. मार्जिनल अभी शॉर्ट में समझा देता हूं. मार्जिनल का मतलब होता है सिंगल यूनिट. एक सिंगल यूनिट को कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है ना, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. वो क्या है आपकी? मार्जिनल यूटिलिटी है. आइए चलते हैं, देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन. यहां पर 7 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर. पहली यूनिट कंज्यूम की, भूख लग रही थी, पहली चपाती खाली, सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिल गया. कितना मिला? 5. सेकंड पे कितना मिलेगा? 4, देन 3, देन 2, देन 1, देन 0. एक पॉइंट ऐसा भी तो आएगा, फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट, जहां पे सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? फुल. और इसके बाद कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है. और कंज्यूम करेगा तो क्या होने वाला है आप जानते हैं. क्या होने वाला है? इसके बाद जब हम कंज्यूम करते हैं, आप किसी शादी में गए, कभी कभी शादी में जाते होंगे ना आप लोग. शादी में जाके क्या करते हैं आप लोग? ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये तो खाया नहीं, वो तो रहेगी. और जैसे यहां पर आप पहुंच गए, इसके बाद अगर आपने कंज्यूम किया तो सीधा -1. नेगेटिव हो जाएगी यूटिलिटी. जो खाया पिया सब बाहर, तो यहां पे आप पहुंच गए -1. तो ये क्रिटिकल कंडीशन है. अगर आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो यही होने वाला है. दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. चाहे खाना हो, चाहे पानी हो, चाहे पैसा हो, हर चीज पे अप्लाई होता है. यस, मनी पर भी होता है. कई लोग सोचेंगे कि 12th में तो पढ़ा था, मनी पर तो नहीं अप्लाई होता डीएमयू. तो बता दूं मैं आपको, डीएमयू मनी पर भी अप्लाई होता है. अगर मनी क्वांटिटी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी तो मनी की वैल्यू आपके लिए डिक्रीज हो जाएगी. एक आम आदमी को बोला था कि 10 लाख का डोनेशन देना, दे देगा क्या? आज अंबानी को बोला 10 लाख का डोनेशन देना, दे देगा क्या? क्यों? उसके लिए 10 लाख रुपये डोनेशन देना क्या पॉसिबल है? क्योंकि उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? कम. हमारे लिए क्या है? ज्यादा. हमें कोई कहते 10 लाख रुपए का डोनेशन देना है तो हम बोलेंगे पहले हमें दे दे, फिर सोचेंगे हम वापस देने का. देंगे कि नहीं देंगे हमारी मर्जी की बात है. तो बेसिकली हमारे लिए 10 लाख रुपए मतलब 10 लाख रुपए हैं. अंबानी के लिए नहीं है. तो मनी पर भी डीएमयू अप्लाई होता है. तो यहां पर डीएमयू तो हो गया, लेकिन मुद्दा यह है कि डीएमयू का लॉ ऑफ डिमांड से क्या रिलेशन. तो यहां पर हम इस रिलेशन को ही क्लियर कर देते हैं एक बार. तो यहां पर सबसे पहली चीज ये कि एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस पे कर सकता है. आंसर ये है कि एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए उतनी प्राइस पे कर सकता है जितना उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो यहां पर मुझे फर्स्ट यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 5, तो इसके लिए मैं पे कर सकता हूं 5 रुपीज. और फिफ्थ यूनिट का सेटिस्फैक्शन कितना है? 1, तो इसके लिए पे कर सकता हूं 1 रुपी. मतलब अगर प्राइस 1 रुपी है तो मैं कितना परचेस कर लूंगा? 5 यूनिट्स. और प्राइस 5 है तो कितना परचेस करूंगा? 1 यूनिट. सो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, एंड दैट इज लॉ ऑफ डिमांड. यही लॉ ऑफ डिमांड है आपका. प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी. ज्यादा यूनिट्स होती है ना, ज्यादा यूनिट्स, उसकी यूटिलिटी कम होती है बेटा. और उसके लिए हम प्राइस भी क्या पे करना चाहते हैं? कम. सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट. ज्यादा प्राइस होगी तो परचेस करेंगे कम, और कम प्राइस होगी तो परचेस करेंगे ज्यादा. घर के लिए 4 साबुन चाहिए. कितने साबुन चाहिए? 4. 5वां फ्री मिल रहा है, छोड़ दोगे ले लोगे? छोड़ दोगे कि ले लोगे? तो वैसे फ्री मिल रहा तो ले लेंगे, क्योंकि उसकी कोई यूटिलिटी भी नहीं है और उसकी कोई प्राइस भी नहीं है, इसलिए फ्री में लेने में कोई तकलीफ नहीं है, ले लेंगे फ्री में उसको. तो ज्यादा यूनिट अगर कम प्राइस पे मिल रही है तो हम परचेस कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा यूनिट की यूटिलिटी कम है. तो उस केस में सीधा सीधा, और यहां पर प्राइस से मैंने इसको कैसे रिलेट किया वो भी क्लियर कर देता हूं आपको मैं. क्योंकि बेसिकली एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए उतनी ही प्राइस पे कर सकता है जितना सेटिस्फैक्शन उसको उससे मिलता है. अगर आपसे कहा जाए कि एक फैन आया है मार्केट में, फैन, एक सिंपल सीलिंग फैन आया है मार्केट में, और वो फैन जो है ना, वो फैन 1 लाख रुपए का है, ले लोगे क्या 1 लाख रुपए का फैन? या 50,000 का है, 50,000 का फैन ले लोगे आप? आंसर है नो. लेकिन एसी आया है 60,000 का, 70,000 का, इजीली ले लेंगे. क्यों? क्योंकि एसी का सेटिस्फैक्शन 70,000 का है, लेकिन फैन का सेटिस्फैक्शन 70,000 का नहीं है. तो जितना उसका सेटिस्फैक्शन उतनी ही प्राइस पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा प्राइस हम पे नहीं करेंगे. जितना सेटिस्फैक्शन है उतनी ही प्राइस मिलेगी. अगर यह कहा जाए कि एक पिज्जा 5,000 का है, तो क्या 5,000 का पिज्जा खा लेंगे क्या हम?
या एक पिज्जा जो है, एक पिज्जा साहब 70,000 का 80,000 का पिज्जा आ रहा है, खा लेंगे हम? नहीं खाएंगे। यूटिलिटी है लेकिन 70,000 की नहीं है। 70,000 का पिज्जा मिलेगा तो मैं तो नहीं खाऊंगा, आप खा ले तो पता नहीं, और बेसिकली आप भी समझदार लोग हैं तो आप भी नहीं खाएंगे। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम उतनी प्राइस पे कर सकते हैं जितना उसका सेटिस्फैक्शन होता है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट का सेटिस्फैक्शन 5 यूटिल्स है, तो हम यहां पे 5 रुपीज पे करने के लिए रेडी हैं। और फिफ्थ का सेटिस्फैक्शन 1 है, तो इसके लिए हम 1 रुपी पे करने के लिए रेडी हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, एंड दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। यही है आपका लॉ ऑफ डिमांड। सो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहली चीज जो यहां पे डिस्कस की गई वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डीएमयू पहले क्लियर कीजिए कि डीएमयू आखिर चीज क्या है। डीएमयू क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है? यूटिलिटी होती है। एंड वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वह उसकी यूटिलिटी होती है। और यूटिलिटी से ही डिसाइड होता है कि हम किसी प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइस पे करेंगे। सो लॉ ऑफ डीएमयू एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लॉ ऑफ डीएमयू एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लॉ ऑफ डिमांड के लिए, लेकिन बाकी पॉइंट्स भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पॉइंट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को अभी हम यहीं पे होल्ड करते हैं, इससे आगे चलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और जो बाकी बचे हुए टॉपिक है उनके ऊपर डिस्कशन जारी रहेगा। तो यहां तक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।